हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द इवेंट्स, जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े कि किस तरह एक फ्लावर मेल गैमीट्स को बनाता है, उसी फ्लावर के गायनोशियम में, पिस्टल में, कार्पल में फीमेल गैमीट बनता है, फिर कैसे पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, देन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के थ्रू मेल गैमीट अपनी सही जगह यानी फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं, जो कि कहाँ बैठा है, एम्ब्रियो सैक में। देन हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा कि जब एम्ब्रियो सैक में मेल गैमीट्स पहुंच जाएंगे तो क्योंकि एक पॉलन अपने साथ दो मेल गैमीट्स को लेकर आया है तो दोनों मेल गैमीट्स दो चीजों को फर्टिलाइज करेंगे। एम्ब्रियो सैक में एक तो फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होता है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट यानी सिनगैमी, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो किसे फ्यूज करता है, वो एम्ब्रियो सैक में जो बड़ी सेल है सेंट्रल सेल उसमें बैठे दो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है, उनके साथ फ्यूज करता है, फ्यूजन करता है, एंड जिस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ एक मेल गैमीट और दो फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, एंड इस ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस पेन। जब ये जो बड़ी सेल है सेंट्रल सेल उसका नाम चेंज हो जाता है पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन। फिर जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, भाई फर्टिलाइजेशन क्यों हुआ, जायगोट बनाने के लिए। जायगोट को क्या करना है, एम्ब्रियो बनाना है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एक फ्लावर में स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हमने 4 इवेंट्स पढ़े कि एक फ्लावर में जो जायगोट बना है वो बनाने लगेगा एम्ब्रियो, जो पीईसी है वो बनाने लगेगी एंडोस्पर्म। लेकिन इन दोनों में से पहले किस प्रोसेस की शुरुआत होगी, एंडोस्पर्म के बनने की, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो अगर मान लो एम्ब्रियो पहले बनने लग जाए तो हो सकता है उसको प्रॉपर नरिशमेंट ना मिले, इसलिए डू रिमेंबर, कई बार क्वेश्चन आया नीट में, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसीड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, उसको कौन फॉलो करेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो जब उस एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक कहाँ है बच्चों, ओव्यूल में। अब सारी चीजें आपको एकदम इमेजिन होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है, नहीं इमेजिन होती तो बार बार डायग्राम बना के देखो जिससे याद हो चीजें। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है वो कहाँ है, ओव्यूल में। तो ओव्यूल में जिसके अंदर पूरा न्यूसेलर टिश्यू भरा हुआ था, अब न्यूसेलस तो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक के अंदर अब ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, वो ग्रो करने लगेंगे। तो जनरली न्यूसेलस या तो डीजनरेट हो जाता है या कभी कभार एक लेयर की फॉर्म में रह जाता है, जिसको आप कहते हैं पेरिस्पर्म। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, पेरिस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल बताओ। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, एक तो आप जो काली मिर्च खाते हैं ब्लैक पेपर, और एक बीट रूट, चुकंदर का जो बीज होता है उसमें भी पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म को आपको मिक्स नहीं करना। पेरिस्पर्म एक डिप्लॉइड टिश्यू है, न्यूसेलस से बना है, जबकि एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बना है, ठीक है। देन फिर हमने क्या पढ़ा कि जब अंदर ये 2 इवेंट्स चल रहे होते हैं तो बाहर की तरफ जो ओव्यूल है वो, उसके कोट की हार्डनिंग हो जाती है, इंटेग्यूमेंट्स की हार्डनिंग हो जाती है, ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीड। हमने पढ़ा था कि भाई सीड एक्चुअली में क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही सीड कहते हैं, और सबसे बाहर जो ओवरी है वो भी पैरेलल क्या करती है, डिवाइड करना शुरू कर देती है, एंड इट विल फॉर्म अ फ्रूट, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे बच्चों, दैट इज अबाउट पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, है ना। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि पार्थेनो वर्ड का मतलब होता है, पार्थेनो वर्ड का क्या मतलब होता है, विदाउट फ्यूजन। पार्थेनो का मतलब, अगर किसी भी टर्म में पार्थेनो वर्ड आ रहा है ना, तो पार्थेनो वर्ड का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब दोनों में फर्क क्या है, पार्थेनोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ, पर फिर भी जेनेसिस यानी एक नई जनरेशन बनाने वाला स्ट्रक्चर, कुछ जनरेट करने वाला स्ट्रक्चर, जो कि क्या है भाई, फ्रूट से नया पौधा थोड़ी ना बनाओगे आप। फ्रूट के अंदर अगर सीड होगा तो सीड से ही तो नई जनरेशन बनाओगे। तो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पर फिर भी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था क्या, कि पार्थेनोजेनेसिस में नो मेल गैमीट, कोई पॉलन ट्यूब नहीं आई, कोई मेल गैमीट नहीं आया, फीमेल गैमीट को कोई मेल गैमीट नहीं मिला, स्टिल फीमेल गैमीट ने क्या किया बच्चों, फीमेल गैमीट ने ही खुद एम्ब्रियो बना दिया। बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि फीमेल गैमीट तो हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल होती है, और एम्ब्रियो तो डिप्लॉइड होता है, तो एक हैप्लॉइड सेल एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो कैसे बना सकती है, वही हमें आज के टॉपिक में समझना है, दैट इज एपोमिक्सिस, जो आपके इस चैप्टर में सबसे लास्ट में हेडिंग है
एपोमिक्सिस, उसी के ऊपर आप लिख लो ऊपर एरो करके पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के कई सारे टाइप्स होते हैं बच्चों, उनमें से जो टाइप आपको डिस्कस करना है यहाँ पर बॉटनी में दैट इज एपोमिक्सिस। पर पार्थेनोजेनेसिस वर्ड का मतलब समझना एक बार, क्योंकि अब आपके फर्स्ट चैप्टर हट गया ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पर वहां पे पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ क्या होता है ये। पार्थेनोजेनेसिस का एक्चुअल मीनिंग होता है, आप यहाँ पर ये जो आपके हेडिंग है एपोमिक्सिस, इसके ऊपर लिख लेना टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। एंड व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस जरूरी नहीं है सिर्फ प्लांट्स में ही हो, एनिमल्स में भी देखने को मिलता है पार्थेनोजेनेसिस। जब आप जेनेटिक्स में हनी बी पढ़ोगे तो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन में आएगा पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या न्यू जनरेशन फ्रॉम फीमेल गैमीट। ऐसा एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि अगर यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड और लगा देती हूँ मैं, डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल गैमीट, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, फीमेल गैमीट बिना मेल गैमीट के साथ फ्यूज हुए डिवाइड करने लग जाए और एक एम्ब्रियो बना दे, तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। क्योंकि एम्ब्रियो बना है तो वो कोई ना कोई, अगर वो प्लांट का एम्ब्रियो है तो प्लांट बनाएगा, एनिमल का एम्ब्रियो है तो एनिमल बनाएगा। तो आपको यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू जनरेशन मिल रही है क्या? अब जरा सोच के बताना कि अगर जो न्यू जनरेशन आपको मिली वो सिर्फ फीमेल गैमीट से बनी है तो क्या यहाँ वेरिएशंस आएंगे? सोचो, क्या यहाँ वेरिएशंस आएंगे? वेरिएशंस क्यों आते हैं? वेरिएशंस इसलिए आते हैं क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, दो अलग अलग सेल्स का फ्यूजन होता है। यहाँ तो फ्यूजन ही नहीं हुआ है ना। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये इसको कंप्लीट करो, इसमें आप आगे लिखना विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमीट एम्ब्रियो बना रहा है और वो एम्ब्रियो फिर नए ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, तो वो नया ऑर्गेनिज्म किसका टू कॉपी होगा बच्चों? उस बॉडी का जिसमें फीमेल गैमीट बना है। यस और नो? तो पार्थेनोजेनेसिस को मैं एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानूं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानूं? बट ऑब्वियस इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, एज इट इज नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरे चैप्टर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, बट इसके एंड में एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस आपको समझाया है जो पार्थेनोजेनेसिस का टाइप है। पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली गैमीट्स नहीं बनते। गैमीट्स का क्या काम है? एसेक्सुअल में तो क्लोन बनाना है, तो अपने जैसी नई कॉपी बन जाती है बॉडी की किसी भी सेल से, बट यहाँ गैमीट भी बन रहा है, फिर भी उसका फ्यूजन नहीं हुआ, वो सीधा नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि एपोमिक्सिस एक क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक्स यानी मिमिक्री करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। यानी अगर कोई उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहा है तो उसको लगेगा यार गैमीट बना है तो अब शायद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है, बट वो होगा ही नहीं। तो यहाँ मिमिक्री किसकी हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट ये एक्चुअली में क्या है? एसेक्सुअल। अब ये नीट में उल्टा करके आ जाएगा स्टेटमेंट कि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहाँ तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे ना। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे याद रखना है कि भाई एपोमिक्सिस में मैम ने बताया था कि बिल्कुल क्लोन बनेगा, तो अगर क्लोन बनेगा तो बट ऑब्वियस वो कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? एसेक्सुअल। बट क्योंकि बीच में गैमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, इसलिए हम कह रहे हैं कि किसकी मिमिक्री कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिकली आपको ध्यान रखना है। ओके, तो पार्थेनोजेनेसिस समझ में आ गया ना। अब पार्थेनोजेनेसिस के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक मेथड है एपोमिक्सिस, जो मैंने आपको कल समझाया था कि एपोमिक्सिस में एपो का मतलब भी होता है विदाउट, मिक्सिस का मतलब फ्यूजन। एपोमिक्सिस का टर्म मीनिंग क्या है? एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब फ्यूजन। बिना फ्यूजन के कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अगर बिना फ्यूजन के भी ओव्यूल सीड में बदल जाए, कल हमने सीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, बट वहां ऑफन इसीलिए लगा हुआ था क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां सीड इज नॉट अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यहाँ अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फिर भी आपको सीड मिल रहा है, तो ऐसा सीड कहलाएगा एपोमिक्टिक सीड।
कह सकती हूँ क्या मैं ऐसे सीड्स को एपोमिक्टिक सीड्स, क्योंकि ये किस प्रोसेस से बने हैं, ये एपोमिक्सिस के प्रोसेस से बने हैं, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को आप एपोमिक्टिक सीड्स भी कह सकते हैं, इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड बट ऑब्वियस अगर सीड बन रहा है तो फ्रूट तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर आपको आपके हाथ में कोई फ्रूट है तो आप देखकर नहीं बता सकते बच्चों कि इस फ्रूट में जो सीड हैं वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं या एपोमिक्सिस से बने हैं, ये तो बॉटनिस्ट स्टडीज करके पता लगाते हैं, ठीक है। आपको तो एक जैसा ही लगेगा देखने पे कि ठीक है भैया ये फ्रूट है, ये उसके अंदर का सीड है, ओके। तो जस्ट देखकर आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे लॉजिकली नहीं याद रख सकते, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी फैमिलीज हैं, प्लांट्स हैं जहाँ एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक तो एस्टेरेसी फैमिली और एक ग्रासेस। एस्टेरेसी फैमिली पता है किसकी फैमिली है, एस्टर यानी रेज लाइक सनफ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, तो जितने भी मैरीगोल्ड, गेंदा, ये सारे जो फ्लावर्स होते हैं ये सब एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड ग्रासेस तो आपको पता ही है पोएसी फैमिली, ओके। तो पोएसी और एस्टेरेसी फैमिली में एपोमिक्सिस इज सीन। और बताओ, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पार्थेनोकार्पी का रीजन क्या है बच्चों, पार्थेनोकार्पी क्या बताई थी, याद है ना, पार्थेनोकार्पी, मिक्स मत कर देना, बहुत मिलते जुलते वर्ड हैं। यहाँ आया था जेनेसिस यानी कोई नई जनरेशन बन रही है, बट यहाँ आ रहा है सीधा कार्पी, कार्पी मतलब फ्रूट। यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से एम्ब्रियो भी नहीं बना। जब एम्ब्रियो नहीं बना तो ओव्यूल ने कहा मैं सीड क्यों बनाऊं, मुझे किसी को प्रोटेक्ट ही नहीं करना, तो सीड भी नहीं बना, ना एम्ब्रियो बना ना सीड बना, पर फिर भी ओवरी ने फ्रूट बना दिया कि चलो कुछ खाने के लिए तो दे दो। तो ओवरी ने क्या बना दिया, फ्रूट बना दिया। और ऐसे फ्रूट्स बट ऑब्वियस सीडलेस होंगे। तो इस प्रोसेस को इससे डिफरेंशिएट करने के लिए बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, बिना फ्यूजन के फ्रूट का बनना। कुछ बच्चों को लगता है मैम यहाँ भी तो फ्रूट बना है, नो डाउट बना है, बट यहाँ तो सिर्फ ही फ्रूट बना है और कुछ बना ही नहीं, दैट्स वाई द प्रोसेस इज पार्थेनोकार्पी, ठीक है। तो यहाँ पर सीडलेस फ्रूट होंगे, आप फ्रूट खा लो, उसके सीड आपको नहीं मिलेंगे, नो न्यू जनरेशन विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। एंड ये प्रोसेस किसकी वजह से हुआ था, क्यों ओवरी ने फ्रूट बनाया बच्चों, क्योंकि ओवरी में ग्रोथ हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, स्पेशली ऑक्सिन हार्मोन। तो जैसे ही ऑक्सिन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ओवरी में बढ़ती है, ओवरी अपना साइज बढ़ा लेती है और फ्रूट बना देती है। तो जब बॉटनिस्ट को ये बात पता चली तो उन्होंने खुद भी ओवरी में ऑक्सिन के इंजेक्शन देकर कई सारे प्लांट्स में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करवा ली, क्योंकि पार्थेनोकार्पी के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सिन हार्मोन चाहिए। मान लो टमाटोज हैं, नॉर्मली टमाटोज में फर्टिलाइजेशन वगैरह के बाद फ्रूट बनता है, बट हमें एक सीडलेस टमाटो चाहिए। तो क्या करेंगे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली कि टमाटो के प्लांट पे जो फ्लावर्स हैं उनकी ओवरी में थोड़ी सी वो हल्की फुल्की जब मैच्योर हो गई तो उनकी ओवरी में ऑक्सिन का इंजेक्शन दे देंगे, ठीक है। मैच्योर नहीं भी हुई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सीड तो बनाने नहीं है। और जैसे ही ऑक्सिन का इंजेक्शन देंगे, ओवरी साइज में बढ़ के क्या बना देगी, पल्पी टमाटो बना देगी, उसमें एक भी बीज नहीं होगा, ठीक है। तो वो है पार्थेनोकार्पी। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ पार्थेनोकार्पी, ऑक्सिन हार्मोन। बट डू रिमेंबर, पार्थेनोजेनेसिस हार्मोनल नहीं है बच्चों। आप किसी हार्मोन का इंजेक्शन देकर किसी प्लांट में एपोमिक्सिस नहीं करवा सकते, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। जिन प्लांट्स के अंदर एपोमिक्टिक जीन्स होते हैं, जैसे एस्टेरेसी फैमिली, ग्रासेस, बस वही प्लांट्स ये प्रोसेस कर सकते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना दें और आप उन सीड से नया पौधा उगा लें जो कि अपने पेरेंट का क्लोन होगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो ये मैंने एक टेबल बना दी है पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में डिफरेंस की। यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर कट लिख दिया है कि पार्थेनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस में सीड एंड फ्रूट दोनों बनेंगे। पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन की वजह से होती है, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म, ये जीन्स की वजह से होती है। एग्जाम्पल्स हो गए इनके। और अब मेन मैकेनिज्म पर आते हैं हम कि ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई क्या हुआ, ओवरी में ऑक्सिन बना तो उसने बिना कोई सीड वगैरह के सीधा क्या किया, फ्रूट बना दिया। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि हाउ इज इट पॉसिबल। हम कह रहे हैं कि एम्ब्रियो बन रहा है फीमेल गैमीट से, एंड वी नो कि जो एम्ब्रियो है वो डिप्लॉयड होता है, जबकि फीमेल गैमीट तो हैप्लॉयड होता है। तो जब तक वो मेल गैमीट से फ्यूजन ही नहीं कर रहा तब तक उसने कैसे एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाया। और अगर फीमेल गैमीट ने एक हैप्लॉयड एम्ब्रियो बनाया तो वो तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। प्लांट्स तो, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, किसी भी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो अगर वो 2n है तो 2n एम्ब्रियो ही होना चाहिए उसका। तो बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म समझना
कि ऐसा क्यों हो पाया कि फीमेल गैमीट ने सीधा एम्ब्रियो बना दिया। क्योंकि बच्चों इसके भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है उसमें यू विल बी सरप्राइज टू नो कि फीमेल गैमीट ही 2n है। यहाँ पर जब फीमेल गैमीट बना ना, जिनके पास ये एपोमिक्टिक जीन्स हैं, उनमें नेचर ने बड़ा ही एक अलग ही अरेंजमेंट करा है कि यहाँ पर मियोसिस ही नहीं किया फीमेल में। ये देखो इस डायग्राम से तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पहले तो इन्होंने नेचुरल मैकेनिज्म बताया है कि नेचुरली हमने पढ़ा, ये इन्होंने ओव्यूल दिखाया बच्चों, ये इस तरह का जो दिखाया ना शेप, दिस इज ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल ऐसा नहीं बनाते हम, बट जस्ट उन्होंने दिखाया है। तो हमने पढ़ा था क्या, ओव्यूल के यूनिसेलस में कोई एक सेल एमएमसी होती है, फिर वो एमएमसी डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाती है, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है, और वही फंक्शनल मेगास्पोर 3 बार माइटोसिस करके एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको आप कहते हैं एम्ब्रियोसेक। ये पढ़ा था हमने। अब सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज द केस ऑफ एपोमिक्सिस। ये नॉर्मल है, नॉर्मली क्या होता है इवेंट्स वो है। एपोमिक्सिस में क्या हुआ, एपोमिक्सिस यानी विदाउट फ्यूजन। क्यों उसे फ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों, क्योंकि देखना यहाँ पर जो एमएमसी है ना, एमएमसी, इस एमएमसी ने मियोसिस ही नहीं किया, ये एमएमसी ही रही, इसने मेगास्पोर बनाए ही नहीं। एक एमएमसी न्यूसेलस में डिफरेंशिएट हो गई और वही एमएमसी बिना मियोसिस के क्या कहलाएगी, इट बिहेव लाइक अ मेगास्पोर। डिवीजन ही नहीं किया तो मेगास्पोर जैसी टर्म ही मत यूज करो देखा जाए तो, है ना। और अगर कर भी रहे हो, इसको मेगास्पोर कह भी रहे हो, तो ये बिना मियोसिस के बना है। जो मेगास्पोर मदर सेल है वही अब मेगास्पोर कहला रही है। ओके, तो ये जो एक ही एमएमसी है जिसको आप एक ही मेगास्पोर मानोगे, इसी मेगास्पोर ने सीधा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू कर दिए। और जो एम्ब्रियोसेक बना, एम्ब्रियोसेक यहाँ पर भी बना है, देखो ये रहा एम्ब्रियोसेक, पर ये एम्ब्रियोसेक डिप्लॉइड बनेगा, जबकि नॉर्मली एम्ब्रियोसेक हैप्लॉइड बनता है। क्योंकि डिप्लॉइड क्यों, क्योंकि एक डिप्लॉइड सेल ने माइटोटिकली डिवाइड करके इसको बनाया है। यहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल एम्ब्रियोसेक को बना रही थी, यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल एम्ब्रियोसेक को बना रही है। ठीक है, तो एम्ब्रियोसेक में जितनी भी सेल्स हैं जिनको हम एनएन कहते थे, सिनर्जिड भी 2n, एंटीपोडल भी 2n, एग भी 2n, और जो पोलर न्यूक्लिया हैं जिनको आप एन कहते थे, वो दोनों भी 2n है। आपकी बात समझ रहे हैं बात। तो बाकी से तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रिपल फ्यूजन वगैरह कुछ नहीं होना, एंडोस्पर्म भी नहीं बनेगा। सिर्फ क्या होगा, जो 2n एग सेल है ना, अगर ये माइक्रोपाइलर एंड माना है इन्होंने, तो ये 2n जो एग सेल है, ये एग सेल क्या करेगी, इट स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, ये खुद ही मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगी और एक एम्ब्रियो बना लेगी। जैसे ही एम्ब्रियो बनने लगेगा बाकी सारे स्ट्रक्चर्स डीजनरेट हो जाएंगे, और अगर एम्ब्रियो बनेगा तो ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में। समझ गए आप बात। तो व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म, दैट इज एब्सेंस ऑफ मियोसिस। देखें क्या एनसीईआरटी में लिखा है, क्या एनसीईआरटी में लिखा है, ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली सीड किसका प्रोडक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का, बट अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज, सारी नहीं, एस्टरेसी की भी सम स्पीशीज एंड ग्रासेस have evolved a special mechanism। ये स्पेशल मैकेनिज्म जेनेटिकल है, आप इंड्यूस नहीं करा सकते, या तो आप बायोटेक की मदद से पहले जीन ट्रांसफर करो तब तो करवा सकते हो, अदरवाइज ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें क्या कर रही है नेचर, बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट को सीड बनाने की इजाजत दे रही है कि तुम फीमेल गैमीट, तुम सीधा एम्ब्रियो बना दो, ओव्यूल सीड बना देगा और ओवरी फ्रूट बना देगी, टू फॉर्म द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जब इसी प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस के भी ना बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं बच्चों, बहुत सारे अलग अलग सेवरल मैकेनिज्म्स आर देयर, तो आपको तो सिर्फ एक बताया है यहाँ पे। ओके, तो देखो आगे क्या लिखा है कि दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ देयर आर, लिखा है सेवरल वेज, कोई एक तरीका नहीं है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स इन सम स्पीशीज। द डिप्लॉइड एग सेल, यहाँ पे मेन कौन है, एग सेल ही डिप्लॉइड रह गई। द डिप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड क्योंकि मियोसिस हुआ ही नहीं, और इसी डिप्लॉइड एग सेल ने क्या किया, सीधा एम्ब्रियो बना लिया बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। समझ में आ गया क्या, यहाँ पर एक तरह से एपोमिक्सिस पूरा हो गया। अब ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है ये पॉली एम्ब्रियोनी के लिए हो रही है। वैसे देखा जाए तो अभी मैं तुम्हें पॉली एम्ब्रियोनी समझाऊंगी, पॉली एम्ब्रियोनी को भी साइंटिस्ट एपोमिक्सिस का ही एक टाइप मानते हैं, कैसे वो भी बताऊंगी। पहले एपोमिक्सिस एकदम क्लियर हो गया क्या तुम लोगों को दिमाग में, एपोमिक्सिस का मतलब, एपो वर्ड का मतलब है विदाउट,
और मिक्सेस का मतलब है फ्यूजन। तो विदाउट फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है एम्ब्रियो, पहले तो फीमेल गैमीट बन रहा है विदाउट रिडक्शन डिवीजन। आप इसको शॉर्ट में इस मैकेनिज्म को लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर क्या हुआ, जो एमएमसी थी, जो 2n होती है, उस एमएमसी ने कोई मियोसिस नहीं किया, नो मियोसिस, एमएमसी एमएमसी ही रही, मेगास्पोर नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। और इसी एमएमसी ने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन्स करके, माइटोटिक वही 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन्स करके क्या बनाया, एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना दिया। एक्सेप्शनल केस है ना ये, वैसे तो एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड नहीं होना चाहिए था क्योंकि तो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना दिया। तो एम्ब्रियो सैक अगर डिप्लॉयड है तो उसके अंदर डिप्लॉयड एग सेल ही होगी, इट हैज़ डिप्लॉयड एग सेल। और अगर डिप्लॉयड है एग सेल पहले से ही तो क्या करेगी, इट डायरेक्टली स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, इसने बिना किसी मेल गैमीट का वेट करे खुद ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया एंड यू विल गेट अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो। तो यहाँ एम्ब्रियो की प्लॉइडी नहीं बदली है बच्चों, एम्ब्रियो तो 2n ही रहा है, ठीक है। प्लॉइडी किसकी बदली है, एग सेल की, क्योंकि नॉर्मली एग सेल यानी गैमीट हैप्लॉइड होना चाहिए, बट यहाँ पर इस केस में ये एक डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो ही बना देगा। जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा उसके चारों तरफ सीड बन जाएगा एंड फ्रूट भी बन जाएगा। इट इज कवर्ड बाय सीड एंड फ्रूट, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया क्या हुआ ये मैकेनिज्म। नाउ पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है देखना, पॉली एम्ब्रियोनी एनसीईआरटी से बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लो पॉली एम्ब्रियोनी किस तरह का केस है। देखो अब एक और चीज समझाती हूँ तुमको, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सी पॉली एम्ब्रियोनी में क्या हुआ बच्चों कि समझना, पॉली एम्ब्रियोनी वर्ड का मतलब है मेनी एम्ब्रियो, ये वर्ड है पॉली एम्ब्रियोनी यानी मेनी एम्ब्रियो। किसमें मेनी एम्ब्रियो, मुझे सोच के बताओ, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो होते हैं, सोच के बताना जरा। एक ओव्यूल में, एक फ्रूट में नहीं कह रही, एक फ्रूट में तो बहुत सारे सीड होते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ एक सीड में, चलो ओव्यूल छोड़ो, एक सीड में कितने एम्ब्रियो होते हैं, एक सीड में तो एक ही एम्ब्रियो होता है ना, क्योंकि एक ओव्यूल का मतलब एक कमरा, एक ओव्यूल के अंदर एक कमरा है एम्ब्रियो सेक का, तो एक ही एग सेल बैठी है वहाँ, तो क्या होगा, एम्ब्रियो तो एक ही बनेगा, जायगोट एक बनेगा। तो नॉर्मली एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, हमने सीड का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, बट यहाँ पर मेनी एम्ब्रियो इन अ सीड। अगर एक ही सीड में आपको मोर देन 1 एम्ब्रियो मिल रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई, मैंने आपको ये डायग्राम इतनी बार बता दिया, बनवा दिया कि एक ओवरी में तो खूब सारे ओव्यूल हो सकते हैं, एक ओवरी में तो खूब सारे ओव्यूल हो सकते हैं, पर एक ओव्यूल में तो एक ही एम्ब्रियो सैक होगा ना, या नहीं, और हर एम्ब्रियो सैक में एक ही फीमेल गैमीट होगा ना। तो जब एक पॉलन ट्यूब इसको मिली, एक पॉलन ट्यूब इसको मिली, एक इसको मिली, एक इसको मिली, तो हर पॉलन ट्यूब एक एक ओव्यूल में जा रही है और क्या कर रही है, अपने मेल गैमीट्स को रिलीज कर रही है। तो यहाँ तो एक ही जायगोट बनेगा ना इस ओव्यूल के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर भी एक जायगोट, इस ओव्यूल के अंदर भी एक जायगोट। तो जायगोट जब एम्ब्रियो बनाएगा ओव्यूल सीड बना लेगा। तो नो डाउट एक ओवरी के अंदर तो मैनी सीड हो सकते हैं, बट एक सीड के अंदर तो एक ही एम्ब्रियो होगा ना बच्चों, या नहीं। और पॉली एम्ब्रियोनी क्या कह रही है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं बॉटनी में जहां एक ओव्यूल यानी एक सीड के अंदर आपको मैनी एम्ब्रियो मिलेंगे, मोर देन 1 एम्ब्रियो मिलेंगे। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ। अब उसके लिए आप ये मत समझना कि यहाँ पर खूब सारे एम्ब्रियो सेक बने, नहीं, एम्ब्रियो सेक तो एक ही बना। देखना ये वाला डायग्राम देखो, समझ में आ जाएगा कि जब हम नॉर्मल केस की बात करते हैं तो नॉर्मली मेगास्पोर से दिखाया है इन्होंने सीधा कि भाई ये रेड कलर की सेल मान लो मेगास्पोर है, 3 डीजनरेट होगा, एक फंक्शनल रह गया, तो वो मेगास्पोर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 3 बार माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक बना देता है। फिर एम्ब्रियो सैक में हम पढ़ते हैं एक एग सेल है वो जायगोट बना देती है, बाकी पूरा एंडोस्पर्म बन जाता है। तो आपको जब ये ओव्यूल सीड बनेगा तो सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो मिलेगा और उस एम्ब्रियो से जब जर्मिनेट करेंगे तो एक प्लांट आ जाएगा। नॉर्मली तो यही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ। अगर हम बात कर रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी की, ये तो उन्होंने बता दिया नॉर्मली, अगर हम बात कर रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी की तो देखना जरा बच्चों क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनी में।
पॉली एम्ब्रियोनी में ना, पहले मैं ड्रॉ करके सिखाती हूँ फिर तुम्हें इसमें समझ में आएगा। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये ओवरी है, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है, तो ओव्यूल में हम सबने पढ़ा है कि पूरे में न्यूसेलर टिश्यू होता है, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है लेटर ऑन, बट अभी तो है न्यूसेलर टिश्यू होता है, और एक इसमें बन जाता है एम्ब्रियोसेक। तो सपोज ये इसका एम्ब्रियोसेक है, ये इसका फीमेल गैमीट है जिसने मेल गैमीट के साथ फ्यूजन करके जायगॉट बना लिया, तो एक तो जायगॉट बन गया, ठीक है, एक एम्ब्रियो के लिए तो जायगॉट बन गया। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ये जो बाहर तुमको न्यूसेलर सेल्स दिख रही है ना इतनी सारी, जिनका नॉर्मली फेट क्या बताया था मैंने तुमको कि न्यूसेलस धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, बट जिन प्लांट्स में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है उन प्लांट्स में न्यूसेलस डिजेनरेट नहीं होता, बल्कि ये जो न्यूसेलर सेल्स हैं दे ऑल्सो स्टार्ट टू प्रोलिफरेट। ये बोलती है कि भाई हम भी एम्ब्रियो बनाएंगे, चाहे हम गैमीट वेमीट कुछ नहीं बना रहे पर हम तो एम्ब्रियो बनाएंगे, इन्होंने ठान ली, ठीक है। तो मान लो ये बाहर की कुछ 4-5 न्यूसेलर सेल्स हैं, दे स्टार्ट टू मल्टीप्लाई। कोई और कलर ले लेती हूँ, मान लो ये सेल्स है, इन न्यूसेलर सेल्स ने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। अब यहाँ तो कोई ज़्यादा जगह है नहीं, बट अंदर थोड़ी जगह है, यहाँ पर एंडोस्पर्म की एक बड़ी सेल ही तो है, PEN, पेन PEC। तो ये जो न्यूसेलर सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई करते करते दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियोसेक। ऐसे ही इधर वाली सेल्स ने कहा भाई हम भी एम्ब्रियो बनाएंगे, हमें भी एम्ब्रियो बनाना है, इन्होंने भी डिवाइड करना शुरू कर दिया, एंड दे ऑल्सो प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियोसेक। इन्होंने भी कहा हम भी एम्ब्रियो बनाएंगे, दे ऑल्सो प्रोट्रूड इनसाइड द एम्ब्रियोसेक। तो हुआ क्या पॉली एम्ब्रियोनी के केस में, ये भी एक एक्सेप्शनल फिनोमेना है, हर जगह नहीं मिलेगा आपको, कि न्यूसेलर सेल्स जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ है, ये एक जायगोटिक एम्ब्रियो है अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक जायगोटिक एम्ब्रियो प्रेजेंट है, लेकिन प्लस न्यूसेलर सेल्स जो डीजनरेट हो जानी चाहिए थी वो डीजनरेट होने की जगह प्रोलिफरेट कर गई। न्यूसेलर सेल्स प्रोलिफरेट यानी डिवाइड करा, इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया और कहाँ चली गई, इनटू द एम्ब्रियोसेक। दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियोसेक, proliferate and protrude into the embryosac and protrude into the embryosac। तो क्या यहाँ पर ये जो बाहर आपको येलो कलर से मैंने ओव्यूल बनाया है, जब ये ओव्यूल सीड में बदलेगा बच्चों, जब ये ओव्यूल सीड में बदलेगा तो ऐसे सीड में आपको एक एम्ब्रियो मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियो प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक तो मेन एम्ब्रियो है, वो तो जायगोटिक एम्ब्रियो है, वो तो फर्टिलाइजेशन से ही बना है, बट एडिशनली कुछ न्यू एम्ब्रियो भी बन गए हैं। जितनी न्यूसेलर सेल्स ने छोटे छोटे मास बनाए हैं उतने ही मल्टीपल एम्ब्रियो यहाँ मिलेंगे, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एम्ब्रियो है ना बच्चों, इन सबको कहते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो। ये जो न्यूसेलर सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, इनसे जो एम्ब्रियो बनते हैं उनको कहते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो। तो पॉली एम्ब्रियोनी में कभी भी सारे जायगोटिक एम्ब्रियो नहीं होते, पॉली एम्ब्रियोनी में सिर्फ एक ही क्या होता है, जायगोटिक एम्ब्रियो। ये जब डिवाइड करेगा तो ये तो बनाएगा जायगोटिक एम्ब्रियो, इसने अपना प्रोसेस नहीं छोड़ा, इसने कहा मैं तो भाई अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हें जो मनमानी करनी है वो करो, ठीक है। तो जायगोटिक एम्ब्रियो तो अपना है, वो तो अपना ग्रो कर रहा है, पर न्यूसेलर सेल्स ने भी क्या किया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, एंड दे विल फॉर्म सम स्मॉल न्यूसेलर एम्ब्रियो। क्या मैं इन न्यूसेलर एम्ब्रियो को एडवेंटिशियस एम्ब्रियो कह सकती हूँ? एडवेंटिशियस हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में, एडवेंटिशियस वर्ड कब आता है? एडवेंटिशियस का मतलब जब कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल चीज़ से ओरिजिनेट ना हुई हो, जिससे होनी चाहिए, जैसे रूट रेडिकल से ओरिजिनेट ना होकर बेस ऑफ द स्टेम से, ट्री की ब्रांच से ओरिजिनेट हो, तो वो एडवेंटिशियस रूट हैं। तो ये जो न्यूसेलर एम्ब्रियो हैं ये जायगोट से नहीं बने ना बच्चों, दैट्स वाई इनको कहते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियो, कह सकते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियो। और ये जो एडवेंटिशियस एम्ब्रियो हैं, अगर ये जर्मिनेट होते हैं, अब मान लो सीड बन गया, मैंने सीड निकाल लिया, मिट्टी में डाल दिया,
तो यहाँ पर जब आप सीड को मिट्टी में डालोगे तो देखना आपको इस तरह का कुछ दिखेगा क्या, एक ही सीड से मल्टीपल प्लांट्स निकलते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो अलग अलग एम्ब्रियो से निकल रहे हैं। अब डिपेंड करता है, अगर अब वो भी डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है सारे एम्ब्रियो जिंदा रह जाएं, सबको नरिशमेंट मिले, सब जर्मिनेट कर जाएं, क्योंकि यहाँ तो मोर देन वन एम्ब्रियो हैं, तो क्या पता कौन सा जर्मिनेट करे, 2-3 कर जाएं, 5-6 हैं तो सारे कर जाएं। तो सोचो, जस्ट तुमसे पूछ लें कि अगर जाइगोटिक एम्ब्रियो जर्मिनेट करा है तो जो प्लांट बना है वो क्लोन होगा क्या? नहीं, वो तो क्लोन नहीं होगा। जाइगोटिक एम्ब्रियो तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। तो मान लो ये वाला प्लांट जाइगोटिक एम्ब्रियो से बना है, तो इसमें तो दोनों के फीचर्स होंगे, मेल फीमेल के। पर अगर ये दोनों प्लांट्स न्यूसेलर एम्ब्रियो से बने हैं तो ये प्लांट्स एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट की 2 कॉपी होंगे। तो पॉली एम्ब्रियोनी के केस में दोनों चीजें मिलेंगी, आपको वेरिएशंस भी मिलेंगे और सेम क्लोन्स भी मिलेंगे। तो जो ये वाले जो एम्ब्रियो हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो जो क्लोन बना रहे हैं, वो भी तो एक तरीके का पार्थेनोजेनेसिस हो गया या नहीं? मतलब नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर गैमीट इन्वॉल्व नहीं है, बट क्या हुआ यहाँ पर कि न्यूसेलर एम्ब्रियो या एडवेंटिशियस एम्ब्रियो जो है उसको भी साइंटिस्ट यही मानते हैं कि ये भी एक तरीके का एक्सेप्शनल फिनोमेना है, जहां पर एम्ब्रियो किससे बन रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है। न्यूसेलर एम्ब्रियो तो विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हैं ना, इसलिए कई बार ये कह दिया जाता है कि पॉली एम्ब्रियोनी भी एपोमिक्सिस का ही एक मैकेनिज्म है। पर पॉली एम्ब्रियोनी में डू रिमेंबर, जब हम ऐसा कह रहे हैं तो हम न्यूसेलर एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये न्यूसेलर एम्ब्रियो जर्मिनेट करते हैं तो जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा? जो न्यू प्लांट बनेगा, न्यू सीडलिंग बनेगा, न्यू सीडलिंग इज क्लोन ऑफ पेरेंट प्लांट, जिसका भी न्यूसेलस है उसी की कॉपी होगा वो। ठीक है, लेकिन इस केस में जाइगोटिक एम्ब्रियो अपना अलग डेवलपमेंट कर रहा है, यहाँ तो वेरिएशंस आएंगे, अगर इससे प्लांट बनता है तो वेरिएशंस आएंगे। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? और इसीलिए आप देखना, नीट ज़्यादा नहीं पूछा नीट में, लेकिन कभी कभार आपको नीट में ना ऑप्शंस में एक टर्म मिलेगी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इसी को बोलते हैं, क्योंकि वो एडवेंटिशियस एम्ब्रियो है। तो पॉली एम्ब्रियोनी इज ऑल्सो कॉल्ड, लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, ये सेम चार्ट आप इस तरह से बना लो जिससे आपको ध्यान रहे चीज़ें। तो देखें एनसीईआरटी में क्या लिखा है, और ये पता है किस में होता है? ये पॉली एम्ब्रियोनी इज वेरी कॉमन इन योर सीट्रस फ्रूट्स, जो आप नींबू, मौसमी, ऑरेंज वगैरह खाते हो। आपकी बुक में तो लिखा भी है कि अगर आप एक ऑरेंज के सिंगल सीड को ऐसे दबाओगे, स्क्वीज करोगे, तो उसमें से छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर निकलेंगे, आप करके देख लेना। ठीक है, वो जो छोटे छोटे इतने सारे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं वो उनके एम्ब्रियो हैं। नॉर्मली एक सीड में, जैसे हमने कहा था, कोकोनट में एक छोटा सा बीज एम्ब्रियो निकलता है, बादाम में एक टिप पर छोटा सा एम्ब्रियो निकलता है, तो एक सीड से एक ही एम्ब्रियो निकलेगा। बट पॉली एम्ब्रियोनी के केस में यू विल सी मेनी एम्ब्रियो। सो यहां लिखा है मोर ऑफन एज इन मेनी सीट्रस प्लांट्स एंड मैंगो सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, कौन ग्रो कर रहा है बच्चों यहाँ पर? सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक। उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, नहीं प्रोलिफरेट करना स्टार्ट किया, एंड दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। इसको लिख लो, इनको कहते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो। ऐसे एम्ब्रियो जो न्यूसेलस से बने हैं दे आर कॉल्ड न्यूसेलर एम्ब्रियो और एडवेंटिशियस एम्ब्रियो। ठीक है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, यहाँ पे मेन कीवर्ड है एक सीड में, इन अ सीड इज रेफर्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि एक फ्रूट में अगर बहुत सारे सीड हैं तो हर सीड में एक एक एम्ब्रियो होता है, बट यहाँ हर सीड में आपको मोर देन वन एम्ब्रियो मिलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको, टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। तो ये जो भी अलग अलग एम्ब्रियो होते हैं सब अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ईच सीड, व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर। अब आपसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, तो ये तो क्लोन होगा पेरेंट का। जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो हैं इनको भी कुछ बुक्स में एडवेंटिशियस एम्ब्रियो या एपोमिक्टिक एम्ब्रियो भी कह देते हैं।
वैसे नॉर्मली एपोमिक्टिक एम्ब्रियो हमको जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा जहां बिना मियोसिस के फीमेल गैमीट बना उससे जो बन रहा है उसको कहना चाहिए, बट इन अ सेंस बाई चांस कई कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको भी आप एपोमिक्टिक एम्ब्रियो मान सकते हो अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो। क्लियर? कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स? यस, ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस दोनों ही बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स हैं देखा जाए तो, जो मिमिक कर रहे हैं किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्लियर? अच्छी तरह समझ में आ गई ये सारी चीजें आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या करा है एनसीईआरटी में देखना, यहाँ पर बच्चों आपको है ना जो नेक्स्ट पैराग्राफ एक दिया है इसी टॉपिक में, दैट इज ये जो हमने पढ़ा ना एपोमिक्सिस, तो इस एपोमिक्सिस के बारे में जब साइंटिस्ट को पता चला, बॉटनिस्ट को पता चला, तो उन्होंने ना इस एपोमिक्सिस के प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के साथ मिक्स करने की कोशिश की। तो ये आपको तब समझ में आएगा पहले जब आपको ये पता हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसके ऐसे क्या लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से एपोमिक्सिस को हाइब्रिडाइजेशन के साथ इन्वॉल्व करना पड़ा। तो पहले जो हमने एक टॉपिक बीच में छोड़ा हुआ था ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वो हम समझ लेते हैं, फिर आपको ये लास्ट पैरा मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। जहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है वहाँ जाओ, थोड़े पन्ने पलटो पीछे एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में, वहाँ पर ये टॉपिक गिवन है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जरा इसको पढ़ ले, समझ ले क्या होता है। तो देखो यहाँ लिखा है, जो भी प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट जेनेरा। वैसे जनरली तो हाइब्रिडाइजेशन का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में सबसे सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है कि वैरायटी 1 का वैरायटी 2 के साथ क्रॉस करवाया जाता है। वैरायटी का मतलब चावल की 2 वैरायटी, वीट की 2 वैरायटी, तो स्पीशीज सेम रखनी है आपको, बस उसकी 2 अलग अलग वैरायटी ले ली, दोनों में अलग अलग फीचर्स हैं। आप चाहते हो दोनों का एक कंबाइंड हाइब्रिड हमें मिल जाए तो हम उन दोनों में क्रॉस करा देते हैं। हमको सिंपली क्या करना है, एक प्लांट के पॉलन्स को कलेक्ट करके दूसरे की स्टिग्मा पे डालना है। ये भी इतना आसान नहीं होता, अभी हम देखेंगे कैसे। तो मोस्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन जो करवाए जाते हैं प्लांट्स में, वो सेम स्पीशीज की 2 वैरायटी के बीच करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ब्रीडर्स ने स्पीशीज 1 का स्पीशीज 2 के साथ भी ट्राई किया हुआ है। इवन स्पीशीज से ऊपर आता है जीनस, तो जीनस 1 का जीनस 2 के साथ भी हाइब्रिडाइजेशन ट्राई करा हुआ है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, इनमें बहुत टेक्निकल लिमिटेशंस होंगी ना। तुम सोचो, स्पीशीज 1 के नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होंगे, स्पीशीज 2 के अलग होंगे। आप स्पीशीज 1 का पॉलन लेकर स्पीशीज 2 की स्टिग्मा पे डाल रहे हो तो वो भी तो दिक्कत आएगी कंपैटिबिलिटी वगैरह की। बट याद है हमने पढ़ा था कि अब बॉटनिस्ट को उन केमिकल्स के बारे में पता है जिससे वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यस, हाइब्रिडाइजेशन में 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में या ऑफन 2 अलग अलग जेनेरा के बीच में भी ये क्रॉस करवाए जाते हैं। क्यों करवाए जाते हैं? टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर, जिससे ज्यादा बेनिफिट हो, वेराइटीज। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसी में भी करवाना हो, इन तीनों में से कोई भी केस हो, प्रोसेस क्या है इसका पहले हमें ये समझना है। इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में समझना, कि अगर हम कह रहे हैं कि हमें ये एक प्लांट, ये एक फ्लावर है, या चलो एक प्लांट बना देती हूँ, उस पर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये दूसरा प्लांट है। ठीक है, ये है प्लांट ए और ये है प्लांट बी। ठीक है, हो सकता है दोनों एक ही स्पीशीज की 2 वैरायटीज हों, 2 अलग अलग स्पीशीज हों, 2 अलग अलग जेनर हो, व्हाटएवर। अभी हम सबसे सिंपल वे में समझ लेते हैं कि सेम स्पीशीज की 2 वैरायटी हैं। अब इस पे भी फ्लावर्स हैं खूब सारे, इस पे भी खूब सारे फ्लावर्स हैं। हम चाहते हैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना। वैसे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं तो बहुत चांसेस हैं कि ये ऑटोगैमी भी कर सकते हैं, बट हमें कुछ भी ऐसा करना है कि ये ऑटोगैमी ना करें। हमें नहीं पता, वैसे हम जानते हैं कि ऑटोगैमी नेचर में बहुत रेयर है, बट क्या पता हो जाए तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज तो ये है, वी हैव टू प्रिवेंट ऑटोगैमी, क्योंकि नेचर में ज़्यादातर फ्लावर्स तो बाइसेक्सुअल ही होते हैं, तो हमें ऑटोगैमी को रोकना है। और सेकेंड, ऑटोगैमी को रोकने के बाद अगर हम मान लो इसको मेल प्लांट मान के चलें, माना जाता है ऐसे हाइब्रिडाइजेशन में, टैग कर देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए मेल प्लांट कहलाएगा और ये एक्सपेरिमेंट के दौरान फीमेल प्लांट कहलाएगा। चाहे से बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, बट हमने उनको माना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। तो अगर ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है तो हमको क्या करना है? एक तो इसमें ऑटोगैमी को रोकना है। भाई ये फीमेल प्लांट है तो मैं इसकी स्टिग्मा यूज करूंगी ना, या नहीं?
इसकी स्टिग्मा पे पॉलन्स आने चाहिए ना, तो मुझे क्या करना है, एक तो इसी के पॉलन्स इस पर ना गिरे, ये रोकना है, प्लस सिर्फ इसी के पॉलन्स यहाँ पे मैं लाऊं, क्योंकि अगर इसको ऐसे खुला छोड़ दिया हमने तो और भी इधर उधर से पॉलन आके भी तो इस पे गिर सकते हैं, यानी क्रॉस पॉलन्स भी आ सकते हैं बट अनडिजायर्ड वाले। हम चाहते हैं सिर्फ डिजायर्ड पॉलन्स ही इस पर आए, हम चाहते हैं जो इसके एंथर में बनेगा वही पॉलन्स निकलकर इसकी स्टिग्मा पे पहुंचे और इसके खुद के पॉलन्स ना पहुंचे। यही हम चाहते हैं ना कि इसके जो खुद के पॉलन्स हैं वो यहाँ पर नहीं आने चाहिए, ठीक है, प्लस इसकी स्टिग्मा पे कोई क्रॉस पॉलन्स भी नहीं आने चाहिए, दिस वी वांट, कोई क्रॉस पॉलन्स भी यहाँ नहीं आने चाहिए। तो अब चैलेंज ये है कि ये चीजें कैसे करवाई जाए, तो समझना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि हमें ये दो चीजें रोकने के लिए दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने होंगे। क्या है उन स्टेप्स का नाम, हम कह रहे हैं कि सेल्फ पॉलन इस पे ना गिरे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो फ्लावर है, जो कि एक्चुअली एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस फ्लावर में से हम एंथर्स को रिमूव कर दें। और कब रिमूव कर दें, बिफोर मैच्योरेशन। एंथर अगर मेच्योर हो गया, एक बार डेहाइस हो गया, तब तो क्या पता पॉलन गिर चुके हैं कि नहीं, हम तो पता ही नहीं कर सकते ये बात। तो हम क्या करें कि फ्लावर को, जब से ये फ्लावर पेड़ पे बना है, प्लांट पे बना है, तब से इसको ऑब्जर्व करें, और जैसे ही एक फ्लावर बड स्टेज में होता है ना, तो ये पॉसिबल है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा किया जाता है कि बड स्टेज में ध्यान से उसकी पेटल्स को हटा, मतलब पूरा हटाकर नहीं, हल्का सा खोलकर, या जब पार्शियली खुल जाएं पेटल्स तो तुरंत उसके एंथर्स को फोर्सेप्स से पकड़ पकड़ के रिमूव कर दिया जाता है। ऐसे रिमूव करना है कि उसकी स्टिग्मा को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो इस स्टेप को कहते हैं इमैस्कुलेशन। ये जो हम कर रहे हैं ना, सेल्फ पॉलन्स को रोकना है हमें इस पर गिरने से, तो ये स्टेप कैसे किया जाता है यहाँ लिख देती हूँ, या फिर प्रिवेंट ऑटोगैमी है ना, हमें क्या करना है, प्रिवेंट ऑटोगैमी या प्रिवेंट सेल्फ पॉलन्स। सेल्फ पॉलन्स को इस पे आने से रोकना है, दैट इज डन बाय इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, मैस्कुलाइन वर्ड किसके लिए आता है, मेल के लिए। तो मेल पार्ट्स यानी इसके एंथर्स को हम यानी रिमूव, हटा रहे हैं। कब हटा रहे हैं, बिफोर डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहाइस होने से पहले पहले उनको हटा दिया जाएगा। और सिर्फ एक फ्लावर में नहीं, जिस प्लांट को आप फीमेल प्लांट मान रहे हो उसमें जितने भी फ्लावर्स लगे हैं सब पर आपको इमैस्कुलेशन कर देना है, सबका इमैस्कुलेशन करना है। तो आप ये इंश्योर हो गए कि भाई अब सेल्फ पॉलन्स तो इसको पॉलिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला चैलेंज था वो तो हमने इमैस्कुलेशन से दूर कर दिया। अब दूसरा चैलेंज हम कह रहे हैं कि जब इसकी स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी तो सिर्फ डिजायर्ड पॉलन्स ही इस पर आकर गिरने चाहिए। और वो भी कैसे गिरने चाहिए, खुद थोड़ी ना गिर जाएंगे, उन्हें क्या पता, हम लेकर आएंगे उन डिजायर्ड पॉलन्स को। कैसे लाएंगे वो अभी बात की बात है, बट उससे पहले हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इसकी स्टिग्मा जैसे ही रिसेप्टिव हो तो उस पर कहीं इधर उधर से आकर पॉलन्स ना गिर जाएं। यानी हम चाहते हैं अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलन्स को रोकना। तो क्या मैं ऐसा करूं कि फ्लावर का इमैस्कुलेशन करने के बाद हर फ्लावर को एक बैग से बांध दूं, तो उसको कहते हैं बच्चों बैगिंग। यानी सेकेंड हम क्या चाहते हैं, टू प्रिवेंट अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलन्स। कैसे किया जाएगा ये अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलन्स को, कैसे रोका जाएगा, बाय बैगिंग ऑफ द फ्लावर। जितने भी फ्लावर्स हैं सबकी कर दी जाएगी बैगिंग। समझ में आ गया। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आपसे किसी भी तरह से पूछ लेंगे, इनकी डेफिनेशन वाइज पूछ लेंगे, इनका पर्पस पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। इमैस्कुलेशन हमने क्यों किया, खुद सोचो। व्हाई वी रिमूव्ड ऑल द मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके पॉलन उसी की स्टिग्मा पे ना गिरे। और दूसरा, हमने हर फ्लावर की बैगिंग क्यों कर दी हर फ्लावर की, जिससे कि अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलन्स उस पर ना आए। तो यानी हमने इसकी स्टिग्मा को पूरी तरह प्रोटेक्टेड कर दिया है, ना इस पर खुद के पॉलन्स आएंगे क्योंकि वो तो है ही नहीं, और क्योंकि हम इसको बैग कर चुके हैं तो ना इस पर कहीं और के अनडिजायर्ड पॉलन्स आएंगे। सिर्फ हम अपनी मर्जी से जिन पॉलन्स को बैग खोल के डालेंगे और फिर दोबारा बैग ढक देंगे, वही पॉलन्स इस तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दोनों स्टेप्स देखो यहाँ पर दिखाएं कितने अच्छी तरह से। इमैस्कुलेशन में आपको एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का फोर्सेप्स से जितने भी एंथर हैं उसके, वो सारे देखो रिमूव कर दिया। अब इसमें सिर्फ कार्पल या पिस्टिल रह गया, ये येलो वाले पार्ट्स नहीं रहे, है ना। सारे पार्ट्स को आपने क्या किया, एंथर से सिजर, फोर्सेप या सिजर भी यूज कर सकते हैं, कई बार जनरली फोर्सेप यूज की जाती है जिससे फ्लावर का कोई पार्ट डैमेज ना हो, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप
इसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, ये जो फ्लावर्स हैं देखो अभी आपको दिख रहा है फ्लावर्स अभी बड स्टेज में है, पूरी तरह ओपन भी नहीं हुए हैं क्योंकि हमने पहले ही इसका इमैस्कुलेशन कर दिया और पहले ही, ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे पहले फ्लावर को खिलने दो, हम चाहते हैं क्या पता खिलते खिलते ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए और पॉलन्स को रिसीव कर ले, तो हम साथ साथ में इनकी बैगिंग भी कर देंगे। अब बैगिंग के लिए यहाँ पे वो जो आप घर में पॉलीथीन यूज करते हो उससे नहीं करनी, उससे तो दम घुट जाएगा फ्लावर का। फ्लावर में भी तो सेल्स हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पर जनरली जो बटर पेपर नहीं होता वो आप बचपन में ड्राइंग करने के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए यूज करते थे, वो हल्का सा पोरस होता है, तो उस बटर पेपर को जनरली यूज किया जाता है। और भी कई ऐसे पोरस सब्सटेंस होते हैं जिनसे आप इसकी बैगिंग कर सकते हो। ठीक है, तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर हम ये सेम एक्सपेरिमेंट एक ऐसे प्लांट पर कर रहे हैं जहां पहले से ही फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं, हम ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसी स्पीशीज पर कर रहे हैं जहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे हैं, मान लो इस पर सिर्फ मेल फ्लावर लगे हैं, इस पर सिर्फ फीमेल फ्लावर लगे हैं, या हो सकता है इस पे मेल फीमेल दोनों हो, इस पे भी मेल फीमेल दोनों है, तो क्या हमें यहाँ इमैस्कुलेशन करने की जरूरत है बच्चों? जब ऑलरेडी फ्लावर ही फीमेल फ्लावर है, चाहे वो सेम प्लांट पे लगाओ अलग अलग पे लगाओ, तो बस जैसे ही आपको पहचानना है कि यस ये एक फीमेल फ्लावर है और आप उसकी बैगिंग कर दो, इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो विच स्टेप इज नॉट एसेंशियल, इज नॉट नीडफुल इन द केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? इमैस्कुलेशन। पर बैगिंग तो तब भी करनी पड़ेगी ना, अगर आपने बैगिंग नहीं की इनकी तो कहीं से भी आकर क्रॉस पॉलन्स इन पर गिर जाएंगे, तो बैगिंग तो जरूरी है, इमैस्कुलेशन इज नॉट एट ऑल नीडफुल। समझ में आ गया? तो इस तरह के स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं। अब जैसे ही ये मेच्योर हो जाता है, मेच्योर मतलब जब आपको दिखने लगता है कि यार पेटल्स खुल गई हैं, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई है, तो आप क्या करोगे, ये वाला तो अब मैं हटा रही हूँ, अभी आप इसको भूल जाओ, तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने। ठीक है, अब वापस अपने केस पर आ जाओ कि भाई इसके जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी हम बैगिंग कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस प्लांट को हमने मेल प्लांट माना था ना, उस मेल प्लांट में भी वेट करेंगे एंथर के डिहाइस होने का। जैसे ही येलो कलर का पाउडर निकलता हुआ सा दिखाई दे ब्रश पे, उस पाउडर को कलेक्ट करेंगे, अपने फीमेल प्लांट का बैग खोलेंगे और उसकी स्टिग्मा पे उसकी डस्टिंग कर देंगे पॉलन्स की, और तुरंत इमीडिएटली फॉलोड बाय रीबैगिंग, तुरंत रीबैगिंग कर देनी है। बैग खुला छोड़ दिया तो क्या पता फिर से पॉलन्स आ जाएं कोई दूसरे। ओके, तो आपको ये वाला प्लांट तो सिर्फ एक चीज के लिए यूज करना है, दैट इज कलेक्शन ऑफ पॉलन। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर भी मुझको जैसे वहाँ इमैस्कुलेशन किया था, इसको मेल प्लांट बनाने के लिए इसकी स्टिग्मा को हटाऊं क्या? नहीं, मेल प्लांट तो सिर्फ इसलिए चाहिए पॉलन्स कलेक्ट करने के लिए। तो जो जिसको हम मेल प्लांट मान रहे हैं उसमें चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हों चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हों, दैट डजंट मैटर, हमें तो वो प्लांट एज अ सोर्स ऑफ पॉलन चाहिए बस। ठीक है, जो कि सही टाइम पर हम कलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम पॉलन्स कलेक्ट करेंगे, कब करेंगे, जब इसकी स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई है, तो यहाँ पर उसको डाल देंगे, रीबैगिंग कर लेंगे एंड देन वेट, फिर वेट किया जाता है। जब दिखता है कि अब फ्लावर जो है वो मुरझाने लग गया है, डीजेनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ होगा, अगर आपने यहाँ पर डिजायर्ड पॉलन्स डाले तो पॉलन ट्यूब गई होगी, अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फिर एम्ब्रियो बने होंगे, सीड बने होंगे, सब कुछ नॉर्मली जैसे होता है। बस आपने सिर्फ एक ही स्टेप आर्टिफिशियली करवाया है कि पॉलन्स को अपनी मर्जी से डाला है, बाकी सब नेचुरल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कुछ अभी एपोमिक्सिस वो सब मत डालना, बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल तरह से जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वही हो रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मान लो खूब सारे ओव्यूल हैं तो वो सब सीड में बदल गए होंगे, हर सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा। अब आपको क्या करना है, अब ये फ्लावर जब मुरझाने लग गया, उसकी ओवरी बड़े होने लग गई, तो मतलब फ्रूट बन रहा है। अब बैग्स को हटा दो, बैग्स की कोई ज़रूरत नहीं, इसको नॉर्मली फ्रूट बनने दो। अब उन फ्रूट्स को मैं लूँगी, क्या वो फ्रूट में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फ्रूट में नहीं है, फ्रूट तो ओवरी से बना है। फ्रूट में जो सीड्स हैं, उन सीड्स के जो एम्ब्रियो हैं वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब उन सीड्स को जब मैं जर्मिनेट करूँगी, मिट्टी में डालूंगी, तो उनसे जो नए पौधे बनेंगे ना बच्चों, वो नए पौधे, यानी इन सीड्स को, ये मैंने सीड्स को निकाल लिया, दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड सीड्स, इनको आप कहोगे हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, ये हाइब्रिड सीड्स अब जब जर्मिनेट करके नया पौधा बनाएंगे तो दिस इज अ हाइब्रिड प्लांट। इस प्लांट को आप क्या कहोगे? हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बट अगेन मुझे बताओ, क्या ये ज़रूरी है कि ए के गुड और बी के गुड कैरेक्टर्स ही उसमें आए हों? सब यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरे कैरेक्टर्स भी तो होंगे। सपोज इसका डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा है बट यील्ड कम है,
इसका यील्ड अच्छा है बट डिजीज रेजिस्टेंस कम है, तो क्या पता दोनों कम कम वाले फीचर्स मिल गए हो, क्या पता वापस एक अच्छा एक बुरा फीचर मिल गया हो। हम तो क्या चाहते हैं, कमर्शियली सुपीरियर। हम चाहते हैं एक ऐसा हाइब्रिड प्लांट जिसमें यील्ड भी अच्छा आए और डिजीज रेजिस्टेंस भी अच्छा आए, इसीलिए तो हमने ये प्रोसेस करवाया। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोसेस, कि यहाँ पर सक्सेस रेशियो 100% नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सपेरिमेंट के एंड में जो आपको हाइब्रिड प्लांट्स मिले हैं वो सारे के सारे वही हों जो आप चाहते थे, वो कमर्शियली सुपीरियर हो, नॉट नेसेसरी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट जब कई सारे बड़े नंबर ऑफ प्लांट्स पे करवाया जाता है तब जाके कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स में आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जो चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ सक्सेस रेशियो 100% नहीं होता बल्कि 1 in 100 होता है। 100 बार अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें से एक में हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, कभी कभार तो 1 in 1000 भी होता है। ओके, तो ये आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पूरा प्रोसेस है। पहले इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एपोमिक्सिस के साथ कनेक्ट करेंगे। देखो क्या लिखा है, ये हमने देख लिया कि भाई किसके बीच में होता है। In such crossing experiments, it is important to make sure that only the, जो main challenge है वो क्या है, only the desired pollen grains are used for pollination and stigma is protected from contamination. Contamination का मतलब है unwanted pollen। यहाँ unwanted pollen कौन है, यहाँ अनवांटेड पॉलन है बच्चों, एक तो सेल्फ पॉलन्स, ना तो हम चाहते हैं कि उसके सेल्फ पॉलन्स उसको जर्मिनेट करें, और दूसरे अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलन्स, जिस प्लांट से हम क्रॉस करवा रहे हैं ना उसी के क्रॉस पॉलन्स हम चाहते हैं उसकी स्टिग्मा तक पहुंचे, दूसरे क्रॉस पॉलन्स ना आए। तो दिस इज अचीव्ड बाय, इसके लिए 2 स्टेप्स दे रखे हैं। क्या कौन से 2 स्टेप्स दे रखे हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। क्या होता है ये हमने पढ़ा अभी। इफ द फीमेल पेरेंट, अब मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पहले से कुछ डिसाइड नहीं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, हमने टैग किया है, हम मान के चल रहे हैं कि ये फीमेल पेरेंट है ये मेल पेरेंट है। तो अगर फीमेल पेरेंट बेयर बाइसेक्सुअल फ्लावर, हमें इमैस्कुलेशन की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, तो व्हाट वी हैव टू डू, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लावर के पूरे खिलने के बाद नहीं करना, पहले ही कर देना है, बड स्टेज में ही कर देना है, बिफोर द एंथर डेहाइस, एंथर डेहिसन से पहले पहले कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, रिमूवल ऑफ एंथर्स। कैसे करना है, यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप। पेयर ऑफ फोर्सेप जनरली 2 फोर्सेप से पकड़ के करेंगे तो अच्छी तरह हो जाता है। इज नेसेसरी, दिस स्टेप इज रेफर्ड एज इमैस्कुलेशन। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper। ये बैग किसके बने होते हैं, बटर पेपर के बने होते हैं। और ये क्यों करा हमने, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन्स, जिनको मैं कह रही हूँ अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलन्स। क्लियर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। सिंपल। नाउ अब क्या होता है, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ अ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, ध्यान से हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, जब फ्लावर खिल जाए उस बैग के अंदर स्टिग्मा एक्सपोज हो जाए, तो व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, अब हमें क्या करना है, पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना है। कहाँ से कलेक्ट करना है, फ्रॉम एंथर ऑफ मेल पेरेंट, जिसको हमने मेल पेरेंट माना था, वो हमारे सिर्फ एक ही काम का है कि इट इज द सोर्स ऑफ पॉलन। ठीक है, आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड इमीडिएटली फ्लावर्स आर रीबैग्ड to again prevent contamination from unwanted pollens and the fruits allowed to develop। जैसे ही फ्रूट डेवलप होने लगे, फ्लावर मुरझाने लगे, उसकी पंखुड़ियाँ वगैरह, तो वी कैन रिमूव द बैग एंड मतलब उसको सफिशिएंट टाइम देना है कि वो ग्रो कर सके। और जब पूरा फ्रूट बन जाए तो उस फ्रूट में से सीड्स को निकालना है, वही सीड्स कहलाएंगे हमारे हाइब्रिड सीड्स। और उन हाइब्रिड सीड्स को जब आप जर्मिनेट करोगे तो जो प्लांट उगेगा उसमें आपके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। क्लियर है क्या, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रूट इज अलाउड टू डेवलप, यहाँ लिख देना एक पॉइंट, द फ्रूट हैज हाइब्रिड सीड्स। इस फ्रूट के अंदर क्या होंगे बच्चों, हाइब्रिड सीड्स प्रेजेंट होंगे। द फ्रूट हैज हाइब्रिड सीड्स, जिनको जर्मिनेट करा के हमें ये चेक करना है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा या नहीं। ओके, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए लिख रखा है कि if the female parent produce unisexual flowers,
ठीक है। अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल की जगह यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कौन सा स्टेप है जिसकी जरूरत नहीं है? देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। आप ये मत कर देना देयर इज नो नीड फॉर बैगिंग, बैगिंग की तो अभी भी जरूरत है क्योंकि फीमेल फ्लावर है तो स्टिग्मा अनवांटेड पॉलन से कंटामिनेट तो हो ही सकती है। सो विच स्टेप इज नॉट नीडफुल? इमैस्कुलेशन, ठीक है। सो इस केस में क्या करना है? जस्ट द फीमेल फ्लावर बड, जब फ्लावर बड स्टेज में है तभी बिना इमैस्कुलेशन के सीधा उसकी बैगिंग कर देनी है बिफोर द फ्लावर ओपन। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, सेम वही पॉलन्स कलेक्ट करने हैं यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन्स एंड फ्लावर इज रीवैप्ड। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ एक ही स्टेप है जो यहाँ नहीं करना, दैट इज इमैस्कुलेशन। क्लियर? तो नाउ यू गॉट इट कि भाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आ जाओ तुम एनसीईआरटी के इस लास्ट पैराग्राफ पर कि ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है इसे साइंटिस्ट, ये जो हाइब्रिड सीड्स हमें मिले ना, इन हाइब्रिड सीड्स में बॉटनिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली, आपकी बुक में लिखा है अभी एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन, क्या कोशिश की? एपोमिक्टिक जीन्स डालने की कोशिश की कि भाई वो मुझे हाइब्रिड सीड्स मिल गए ना, ये अभी हमने डायग्राम बनाया था, ये हाइब्रिड सीड्स हैं, इनका एक लिमिटेशन सुनना बच्चों, क्यों एपोमिक्सिस को इसके साथ मिलाना पड़ा हमें, कि ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं, मान लो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, मेरे पास हाइब्रिड सीड्स हैं, उनको हाइब्रिड सीड लेबल करके मार्केट में थोड़े ऊंचे दामों पे बेचा जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट से डेवलप किए गए हैं ये, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड्स को फार्मर ने खरीद लिया, चलो कोई बात नहीं भाई, फसल अच्छी होगी, खरीद लेते हैं थोड़े महंगे बीज, क्या फर्क पड़ता है। तो हाइब्रिड सीड्स खरीद के लिए आया वो फार्मर, उसने अपने खेत में उगा दिया उन प्लांट्स को। तो ये जो प्लांट्स उगेंगे, इन प्लांट्स का तो यील्ड भी बहुत अच्छा होगा, डिजीज रेजिस्टेंस भी अच्छा होगा, कीड़ा वीड़ा नहीं लगेगा, तो फार्मर को बड़ा बेनिफिट हुआ इस साल, ठीक है। अब इन प्लांट्स ने भी तो फ्लावरिंग की होगी, उन फ्लावर्स में स्टिग्मा वगैरह सब होगा, उन पे पता नहीं कौन से पॉलन्स आए होंगे कहाँ से, और फिर जो फ्रूट बना होगा फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। अब वो जो फ्रूट बने वो तो अच्छे बने, खूब सारी क्वांटिटी में बने, कोई कीड़ा नहीं लगा, तो फार्मर ने उनको बेच के खूब मुनाफा कमाया, ठीक है। लेकिन उसने कुछ फ्रूट में से सीड्स को रख लिया कि मैं अगली जनरेशन में इन्हीं को उगा लूंगा, ठीक है। जो हाइब्रिड सीड्स के भी सीड है ना, हाइब्रिड सीड से प्लांट बना, प्लांट ने फर्टिलाइजेशन किया और उससे जो सीड बने उनको उसने रख लिया कि मैं अगले साल इनको उगाऊंगा, अगले सीजन में इनको उगाऊंगा। तो अब तुम मुझे बताओ कि हाइब्रिड प्लांट के जो फर्टिलाइजेशन के बाद वाले सीड्स हैं, अगर वो फार्मर उन सीड्स को उगाता है तो उनसे जो नए पौधे मिलेंगे बच्चों, वो एग्जैक्टली ये सेम कैरेक्टर्स शो करेंगे क्या? सोचो जरा, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये वाले जो सीड्स हैं ये कब बने? जब इन हाइब्रिड प्लांट्स ने किसी और के साथ क्रॉस पॉलिनेशन किया। फार्मर ने थोड़ी ना इनके फ्लावर्स की भी बैगिंग की थी कि चाह के बस इन्हीं वाले हाइब्रिड प्लांट का पॉलन इस पे गिराया था, वो तो नेचुरल तरीके से खेती कर रहा है। तो इन प्लांट्स ने तो पता नहीं किस किस के साथ पॉलिनेशन किया होगा, कहाँ कहाँ से पॉलन्स आए होंगे। तो जो नए सीड हमें मिल रहे हैं अगली जनरेशन में, वो तो अब हाइब्रिड सीड्स नहीं रहे ना, यू कांट कॉल देम हाइब्रिड सीड्स। एनसीईआरटी में लिखा है कि देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कि यहाँ पर जब इन हाइब्रिड प्लांट्स ने किसी और के साथ पॉलिनेशन किया होगा तो फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बना वहाँ पर कैरेक्टर सेग्रीगेट हो चुके हैं। क्या पता वो जो पॉलन आया है वो कोई अपने साथ बैड जीन्स ले आया हो, खराब क्वालिटी वाली चीज़ें ले आया हो, तो वो चीज़ें भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो इसका मतलब फार्मर अगर सेम ऐसी फसल चाहता है तो उसे फिर मार्केट से जाकर यही वाले हाइब्रिड सीड्स खरीदने पड़ेंगे। एक बार सीड खरीद के उन्हीं सीड के प्रोडक्ट सीड्स को ही कांट यूज अगेन एंड अगेन, नहीं कर सकता ना, क्योंकि हर बार अगली जनरेशन में फीचर्स का क्या हो जाता है? सेग्रीगेशन हो जाता है। तो बॉटनिस्ट ने सोचा कि यार फार्मर्स का ये जो फाइनेंशियल लोड है इसको कम करने का कोई तरीका है क्या? तो उन्होंने सुनना क्या किया, तो उन्होंने ये जो हाइब्रिड सीड्स फार्मर को दिए थे ना अभी, जो फर्स्ट जनरेशन मतलब ये जो मिले हैं हाइब्रिड सीड्स, इन हाइब्रिड सीड्स में एपोमिक्सिस की प्रॉपर्टी भी डाल दी और इनका नाम कर दिया हाइब्रिड एपोमिक्टिक सीड्स। इन हाइब्रिड सीड्स को कन्वर्ट किया किसमें? हाइब्रिड एपोमिक्टिक सीड्स में। कैसे किया होगा सोचना। एपोमिक्सिस मैंने तुम्हें कहा जीन्स की वजह से होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग तो है ही, हम किसी के जीन निकाल कर दूसरे में डाल सकते हैं। तो बॉटनिस्ट ने एपोमिक्टिक जीन्स आइडेंटिफाई किए कि किस स्पीशीज में है, वहां से उन्हें निकाला होगा, इतना सिंपल नहीं है, सब कुछ टेक्निकल प्रोसेस है, और फिर उन जीन्स को हाइब्रिड सीड्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। हाइब्रिड सीड्स में क्या किया? इंट्रोड्यूस एपोमिक्टिक जीन्स
बट ऑब्वियस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एपोमिक्टिक जीन्स को हाइब्रिड सीड्स में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से ये सीड्स अब किस में कन्वर्ट हो गए, हाइब्रिड एपोमिक्टिक सीड्स हो गए। अब सोचो क्या करेगा फार्मर, फार्मर ने एक बार पैसे लगा के खरीद लिया, अब इन सीड्स को उसने उगाया, तो जब इन सीड से नए प्लांट उगे तो उन नए प्लांट में अच्छी क्वालिटीज तो हैं ही दोनों की, क्योंकि ये सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं, प्लस इनमें एपोमिक्सिस की भी प्रॉपर्टी है। यानी मान लो इनमें जो फ्लावर्स होंगे वो वाला प्रोसेस शो कर रहे हैं विदाउट मियोसिस वाला, तो उनमें फीमेल गैमेट बिना मियोसिस के बना होगा, तो फीमेल गैमेट ने ही एम्ब्रियो बना दिया होगा और तुरंत सीड और फ्रूट बन गए होंगे। तो जैसे ही फार्मर को फ्रूट मिला तो उसकी बहुत अच्छी फसल हुई, और उन फ्रूट के अंदर जो सीड हैं अगर वो उन सीड्स को निकालकर अगली जनरेशन के लिए दोबारा ग्रो करवाता है, जर्मिनेट करवाता है, तो जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल इसकी क्लोन ही तो होगी, क्योंकि आपको एपोमिक्टिक सीड्स, किसान को क्या मिले हैं आपकी बार, एपोमिक्टिक सीड्स मिले हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको एपोमिक्सिस के प्रोसेस के साथ मिक्स करके इस तरह के सीड्स बना रहे हैं कि फार्मर को हर साल मार्केट से सीड्स ना खरीदने पड़े। हालांकि इसके भी फिर अपने लिमिटेशन है कि भाई ऐसा वो 3-4 जनरेशन्स तक कर सकता है, अगर बार बार वो सेम तरह के क्लोन्स को उगाता जाएगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो जाएगा आगे जाकर कभी ना कभी, उसका वो जो एरिया है वहाँ पर उन क्रॉप में वेरिएशंस ही नहीं आ रही, तो क्या पता कोई नया पेस्ट उस पर अटैक करना सीख जाए, है ना। तो नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट एटलीस्ट फॉर 3 to 4 जनरेशंस ये हाइब्रिड एपोमिक्टिक सीड उसका फाइनेंशियल लोड थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ बच्चों एनसीईआरटी में लिखी है, समझना। हाइब्रिड वेराइटीज of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated। जब से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस आया है हाइब्रिड सीड्स आर वेरी नोन, मतलब बहुत एक्सटेंसिवली कल्टीवेट किए जाते हैं क्योंकि उनसे बेनिफिट ज़्यादा होता है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, बट वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हर साल लेबोरेटरी में भी हाइब्रिड सीड्स बार बार बनाने पड़ते हैं, नॉट ओनली फार्मर, एक्सपेरिमेंट्स पे भी तो जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उनको भी तो बार बार हाइब्रिड सीड्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर वो हाइब्रिड सीड्स में एपोमिक्टिक जीन डाल दें तो वो उन्हीं प्लांट से नए क्लोन प्लांट्स बनाकर उनके सीड्स को भी एज अ हाइब्रिड सीड दोबारा यूज कर लेंगे मार्केट में, है ना। सो इफ द सीड्स collected from hybrid plant are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters। सही है क्या ये बात, इसको हाईलाइट कर देना कि जब हाइब्रिड सीड्स को उगाया जाता है तो जो प्रोजेनी प्लांट्स होते हैं उनमें कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं और वो उतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं देते जितने हाइब्रिड प्लांट ने दिए थे। रीजन मैंने बता दिया, उसके फ्लावर ने किस किस के साथ क्रॉस पॉलिनेशन किया होगा। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली, हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स, और उसे हर साल खरीदने और पड़ रहे हैं। इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्ट, अब क्या किया बॉटनिस्ट ने कि अगर इन हाइब्रिड्स को एपोमिक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। इसको आप हाइब्रिड प्रोजेनी बोलो। हाँ, ये जो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी ना कि हाइब्रिड सीड्स का लिमिटेशन क्या है, तो हाइब्रिड सीड्स का लिमिटेशन ये है कि हाइब्रिड प्लांट से जो हाइब्रिड प्रोजेनी मिलती है, हाइब्रिड की भी प्रोजेनी, यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है, तो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया किसके थ्रू, बाय इंट्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक जीन्स। क्या लिखा है यहाँ पर कि कहाँ गया पैराग्राफ, इट इज ये रहा, कि देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year from the market। फिर वो कुछ generations तक उन्हीं के प्रोजेनी सीड्स को बार बार यूज कर सकता है, ठीक है। Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis
एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज। अभी भी बहुत एक्टिवली पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लेबोरेटरीज में इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि कैसे एपोमिक्टिक जीन्स को हाइब्रिड सीड्स में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की बार बार की जो आफत है ब्रीडर्स के लिए वो भी थोड़ी कम हो जाएगी और फार्मर को भी ये सीड्स बार बार नहीं खरीदने पड़ेंगे। आपको डायरेक्टली हाइब्रिड सीड्स के क्लोन, फिर उनके क्लोन, फिर उनके क्लोन मिलते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात बच्चों अच्छी तरह से? नो डाउट आप प्लांट्स, जब हाइब्रिड प्लांट उग गया तो उसका टिश्यू कल्चर करके तो खूब सारे क्लोन बना सकते हो, बट बात हो रही है सीड्स के क्लोनिंग की। आप चाहते हो आपको सीड की फॉर्म में ही मिले और हाइब्रिड सीड का क्लोन मिल जाए, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप हाइब्रिड सीड्स में एपोमिक्टिक जीन्स डाल दो, जिससे जब वो पौधा बने उसमें फ्लावर्स आए तो उसके फ्लावर्स क्या करें, बिना किसी मेल गैमीट के सीधा बिना फर्टिलाइजेशन के नए सीड बना दें। उस केस में आप कह सकते हो वो जो नए सीड होंगे वो हाइब्रिड प्लांट के क्लोन होंगे। समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक्स होते हैं कंप्लीट इस चैप्टर के। होपफुली आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, लास्ट में इसकी समरी देख लेते हैं बच्चों। फ्लावर्स आर द seat of sexual reproduction, yes we know, in angiosperm only. In the flower androecium consist stamen जो कि मेल पार्ट है, gynoecium जिसमें पिस्टिल है जो कि फीमेल पार्ट है। एंथर के बारे में हमने क्या पढ़ा, देखो पूरा रिवाइज हो जाएगा, हमने शुरू से जो अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं। एंथर में हमने पढ़ा था एंथर बायलोब्ड है, डाइथिकस है और 4 स्पोरेंजिया, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट भी है। पॉलन ग्रेन डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, याद है माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पॉलन सेक या पॉलन चैम्बर। 4 वॉल लेयर्स होती हैं इसकी, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, टेपिटम, सब सिंगल लेयर्ड हैं, मिडिल लेयर्स मल्टीपल लेयर्ड है। दे सराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम। सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू, प्लॉइडी याद है, डिप्लॉइड, स्पोरोजीनस टिश्यू कैसा है, डिप्लॉइड, इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ये स्पोरोजीनस टिश्यू की हर सेल कहलाएगी पीएमसी, वो करेगी मियोसिस, जिस प्रोसेस को कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और खूब सारे टेट्राड्स बन जाएंगे माइक्रोस्पोर के। टेट्राड में से हर माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएगा और धीरे धीरे मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन्स बना लेगा। पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमीट नहीं, मेल गैमीट का कैरियर। व्हाट इज पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन इज अ कैरियर ऑफ मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स तो हैं राजकुमार और पॉलन ग्रेन उनका घोड़ा है। ठीक है, क्लियर? पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है ये? मेल गैमीटोफाइट को, क्योंकि मेल गैमीटोफाइट जो अपने अंदर गैमीट्स को रखता है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस एन होगी प्लॉइडी। द पॉलन ग्रेन हैज 2 लेयर्ड वॉल, जिसमें से आउटर एक्साइन की थी, स्पोरोपॉलिन की बनी, इंटाइन बनी है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। एक्साइन इज मेड अप ऑफ दिस एंड इसमें जर्म पोर्स भी होंगे। पॉलन ग्रेन के अंदर जब डिवीजन चलेगा, माइटोटिक डिवीजन चलेगा, तो एक बड़ी सेल बनेगी, एक छोटी सेल बनेगी। अब ये छोटी सेल फिर से माइटोसिस करेगी और टोटल 3 सेल्स बन जाएंगी, जिसमें से एक होगी वेजिटेटिव सेल और 2 होंगे मेल गैमीट्स। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ शेडिंग 2 सेल्ड भी हो सकता है और 3 सेल्ड भी हो सकता है। ज़्यादातर प्लांट समझदार हैं, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड होता है। अगर सही जगह पहुंचता है तो ही जनरेटिव सेल डिवाइड करती है, वरना नहीं। ओके, नाउ फीमेल की बात करें तो पिस्टिल या कार्पल हैज़ 3 पार्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको ध्यान होगा मेगास्पोरेंजियम को। प्लॉइडी ऑफ ओव्यूल क्या है बच्चों? बट ऑब्वियस 2n, अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है। ओके, ओव्यूल अटैच रहता है फ्यूनिकल की हेल्प से, कवर्ड रहता है इंटेग्यूमेंट से, एक ओपनिंग होती है पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए, दैट इज माइक्रोबाइल। सेंट्रल टिश्यू को कहते हैं न्यूसैलस, जिनमें से अच्छा यहाँ पे एक नया नाम है देखो, आर्कीस्पोरियम। वैसे तो ये कॉमन वर्ड है, मेल में भी यूज होता है, फीमेल में भी यूज होता है। जो भी टिश्यू आगे जाकर स्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा ना, उनकी सेल्स को आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, या आर्कीस्पोरियम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल्स हैं उनको भी आर्कीस्पोरियम बोल सकते हो। आर्की यानी फर्स्ट, पुरानी, पहली, और स्पोरियम यानी स्पोर बनाने वाली सेल। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने लिखा है न्यूसैलस में से एक आर्कीस्पोरियम यानी एमएमसी डिफरेंशिएट होती है। अ सेल ऑफ द आर्कीस्पोरियम दैट इज मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। मेगास्पोर मदर सेल ध्यान है ना आपको, एमएमसी, ये भी डिप्लॉइड होगी। एंड वन ऑफ द मेगास्पोर आउट ऑफ 4, 4 बने हैं, 3 डिजनरेट हो गए हैं, एक
जो एक मेगास्पोर है जिसे हमने फंक्शनल मेगास्पोर कहा था वो बनाएगा एम्ब्रियोसेक, ठीक है। और एम्ब्रियोसेक किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल गैमेटोफाइट को, यानी राजकुमारी। भाई जो राजकुमार है वो तो घोड़े पे सवार होके आ रहा है, और राजकुमारी कहाँ बैठी है, अपने घर के अंदर, अपने कक्ष के अंदर, अपने कमरे के अंदर। तो जो कमरा है एम्ब्रियोसेक वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को। द मेच्योर एम्ब्रियोसेक, जब ये जो एम्ब्रियोसेक जब पूरा बन जाता है, शुरू में तो वो एक मेगास्पोर था, उसने 3 बार माइटोसिस करके बनाया। तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। वो 7 सेल्स कौन कौन सी हैं, यू नो। एट द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज एग एपरेटस, जिसमें 2 सिनर्जिड्स होती हैं और 1 एग सेल होती है। सिनर्जिड में आपको ध्यान होगा फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये रही एग सेल, ओके। while at the chalazial end 3 एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, 3 एंटीपोडल्स हो गई ये, क्लियर। और इन 3 और 3 6 सेल तो ये हो गई। एट द सेंटर देयर इज अ लार्ज सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये लार्ज सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो हो गई 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस। देन जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तो एंथर डिहाइस हो जाता है, उधर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है। पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन, कहाँ से कहाँ, एंथर से स्टिग्मा पर। ये मत कर देना एंथर से ओव्यूल, सीधा ओव्यूल में नहीं गए, पॉलन्स गिरते हैं स्टिग्मा पे, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, जो कि एबायोटिक एजेंट्स भी करवा सकते हैं और बायोटिक एजेंट्स भी करवा सकते हैं। इसकी कोई डिटेल दोबारा नहीं दी है। नाउ पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो लैंडिंग हुई है पॉलन्स की, उनको स्टिग्मा पहचानती है कि ये कंपैटिबल है भी या नहीं। अगर कंपैटिबल है तो पॉलन ट्यूब बनती है और वो राजकुमारों को, मेल गैमीट्स को ले जाती है एम्ब्रियोसेक तक, सिर्फ तभी जब पॉलन सेम स्पीशीज का हो, या फिर वो इनहिबिट हो जाता है अगर वो इनकम्पैटिबल है तो। फॉलोइंग दिस कंपैटिबिलिटी रिएक्शन पॉलन ग्रेन जर्मिनेट। व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का निकलना, जो कि आपको पता है जर्म पोर से निकलती है, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल, स्टिग्मा पे तो जर्मिनेट हुआ ही है, एंटर इनटू द ओव्यूल, फाइनली डिस्चार्ज 2 मेल गैमेट्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने कि पॉलन ट्यूब फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू घुसती है और साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स में मेल गैमीट को रिलीज करती है। रिलीज 2 मेल गैमीट इन वन ऑफ द सिनर्जिड, किसी भी सिनर्जिड में उसकी इच्छा है वो, ठीक है। नाउ क्योंकि 2 मेल गैमीट पहुंचे हैं तो एंजियोस्पर्म्स एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन because 2 फ्यूजन इवेंट्स अकर इन ईच एम्ब्रियोसेक, एक ही एम्ब्रियोसेक में 2 फ्यूजन एक साथ हो रहे हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। प्रोडक्ट्स आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है, सिनगैमी से बना है जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन से बना है ट्रिप्लॉइड पेन, ओके। जिसके बाद आप सेंट्रल सेल को कह दोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सॉरी। देन फाइनली अब क्या होगा बच्चों, जो जाइगोट है वो बनाएगा एम्ब्रियो और जो पीईसी है वो बनाएगी एंडोस्पर्म। ये देखो फिर से ये लाइन आई है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रिसीड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार रिपीट हो रही है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, याद है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। और अगर मोनोकॉट होता तो हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं बनता, ठीक है। मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो हैज 2 कॉटिलिडन्स एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। एम्ब्रियोनल एक्सिस में सबसे ऊपर प्रिम्यूल, एपिकॉटाइल, हाइपोकॉटाइल, रेडिकल, रेडिकल को कवर करती हुई रूट कैप, और यहाँ से 2 कॉटिलिडन निकले हुए थे, ठीक है। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो वहाँ एक ही कॉटिलिडन होगा जिसको ग्रास फैमिली में स्क्यूटेलम कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी भी फ्रूट बना देगी और ओव्यूल भी सीड बना देगा। दिस इज द एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। एक्सेप्शनली कुछ प्लांट्स में एपोमिक्सिस देखने को मिलता है, ओनली इन सम। कौन से थे याद है, एस्टेरेसी फैमिली और ग्रासेस। पर्टिकुलरली इन ग्रासेस इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड बन रहा है जबकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, मैकेनिज्म बता चुकी हूँ। एपोमिक्स हैव सेवरल एडवांटेजेस इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा एडवांटेज कि यहाँ पर क्लोन्स बनते हैं, तो जब भी आपको क्लोन्स बनाने हैं और सीड के थ्रू क्लोन्स बनाने हैं,
भाई टिश्यू कल्चर या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में तो प्लांट से प्लांट बनाना होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ तो आपको खूब सारे सीड्स मिल रहे हैं, उन सीड्स को खेत में डाल दो और फिर भी आपको क्लोन मिल जाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से इसको हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में एक्टिवली यूज किया जा रहा है। ठीक है, सम एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसको मैंने आपको कहा था लिख लेना, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं, जिसमें दो तरह के एम्ब्रियो होते हैं, एक होता है जाइगोटिक एम्ब्रियो और बाकी सारे होते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ये बच्चों आपका बॉटनी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी लंबा भी था, है ना, बट लेकिन हमने एक एक चीज़ को तरीके से एनसीईआरटी से चार्ट्स बना के लॉजिकली हर तरह से पढ़ लिया है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप इस चैप्टर को कितनी तरह से, कितने अच्छे से रिवाइज करते हो, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि नीट की तैयारी अगर कर रहे हो तो किसी भी चैप्टर को पढ़ के अगर छोड़ दोगे ना वहाँ पे कि चलो अब मैम आगे बढ़ गई तो आगे बढ़ जाओ, और पुराने चैप्टर का आता पता ही नहीं है, जैसे 11th के अब तुम्हारे कई चैप्टर होंगे तुम्हें नाम तक याद नहीं होगा, अगर ये सिचुएशन है तो दिस इज अ डेंजरस साइन। यस, आपको जो भी चीज़ें हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली नीट में जहाँ पर इतनी ज़्यादा मेमोरी बेस्ड चीज़ें पूछी जाती हैं, जो भी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो ना उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप कितनी भी नई नॉलेज गेन कर लो, पूरा सिलेबस कर लो, अगर सिलेबस करते करते पुरानी चीज़ों को छोड़ दोगे तो नीट निकालना बहुत मुश्किल है। फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए कि पूरा सिलेबस करने के बाद भी यू विल हैव 4 to 5 मंथ जिसमें आप फिर से दोबारा रिवीजन कर लो, नहीं है ना इतना टाइम। तो इसीलिए साथ में रिवीजन करो। जिन बच्चों का सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, वो अपने टाइम टेबल में 2 घंटे ज़रूर रिवीजन स्लॉट के रखो, एटलीस्ट 1 घंटा तो रखो ही रखो, जिसमें डेली तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते तो अल्टरनेटिवली कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो पढ़ते रहो, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहो। और कोशिश करो जो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हो वो सिर्फ पार्ट टेस्ट ना हो। ऐसा नहीं कि आज ये चैप्टर पढ़ा तो इस चैप्टर का टेस्ट दे दिया हमने, उसमें तो अच्छे मार्क्स फिर भी आ ही जाएंगे। पूरे सिलेबस के जो पार्ट टेस्ट है, मतलब जिसमें कम से कम एटलीस्ट 11th का पूरा सिलेबस हो या आधा सिलेबस हो, बॉटनी का एक टेस्ट, जूलॉजी का एक टेस्ट, मतलब जिसमें तीनों सब्जेक्ट हो बट उसमें सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो, ऐसे टेस्ट अटेम्प्ट करो और फिर उसमें अपना स्कोर देखो। दैट इज़ योर करेक्ट एवेल्युएशन कि आप अगर नीट 2024 के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो अभी इन चीज़ों की चिंता मत करो, पहले अपने बोर्ड्स पे फोकस करो, फिर उसके बाद इस चीज़ को वापस रिज्यूम करना। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, गुड बाय।